नमस्कार। आज का जो वीडियो है उसको लेके जो आया हूँ मैं वो है इलेक्ट्रोस्टैट एंड इट इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ +2 फिजिक्स। As per the Board of School Education, that is HP Board of School Education, it consists of 7 marks. Now what is the meaning of इलेक्ट्रोस्टैट? इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैट मीन रेस्ट. द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट. तो कौन सी? द स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. रेस्ट के ऊपर हम जब स्टडी करते हैं इसको तो उसे इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं? चार्ज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट. तो वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स. ये टॉपिक्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं. पहला आता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. बहुत से ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो रेडियो एक्टिव डीके के अनुसार जो है एमिट होते हैं या फिर एटम में एग्जिस्ट करते हैं. तो जनरली जो आपके इस लेवल के एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल हम लेते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल हैं विच कंसिस्ट इन दी एटम. ये जो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल हैं तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. ये जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज नोन एज चार्ज. तो चार्ज के 2 टाइप हैं: पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. हिस्ट्री की तरफ हम नहीं जाएंगे कि हिस्ट्री में कहाँ से चार्ज का नाम किसने दिया, कौन साइंटिस्ट था, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है. पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को मान लेते हैं ऐसे, और इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं. जनरली वी डिनोट द चार्ज एज क्यू. क्यू इज़ द चार्ज. क्यू को हम चार्ज डिनोट कर देते हैं. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रिपेल्स. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज हैं वो आपस में रिपेल करते हैं. और अपोजिट चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्ट वो आपस में खींचते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है. तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू माइनस क्यू. इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 देते हैं, Q1 Q2. तो प्रोडक्ट क्या आ जाता है? अगर नेगेटिव. अगर इफेक्टिव नेगेटिव आता है, ठीक है, इन केस ऑफ पॉजिटिव क्या आ जाएगा?
प्लस क्यू दोनों पॉजिटिव आ जाएगा, प्रोडक्ट भी नेगेटिव नेगेटिव माइनस क्यू दैट इज अगेन पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव आता है प्रोडक्ट तो क्या हो जाता है, रिपेल होता है, और जब नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। ठीक है, ये आपने चार्ज का थोड़ा यहाँ पे याद रखना है। इनका जो चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या है, एडिटिव है, जैसे अलजेब्रा में एडिट होता है वैसे चार्ज जो है वो एडिट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज क्या हो जाता है, एडिटिव हो जाता है नेचर में। अगर कोई ये आपके पास सरफेस है और उसके ऊपर ये चार्ज जो है पॉजिटिव, ये 4 5 ये 6 चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिए, ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 6 + 6 बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ क्यू कर देता हूँ, एक चार्ज को क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो क्या बन जाएगा +6Q। तो चार्ज क्या है, एडिटिव। ठीक है, अगर मान लीजिए कि -6 चार्ज हैं, -Q -Q -Q, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड अगेन -Q, इसके ऊपर माइनस लगा दिया मैंने, तो क्या बन गया टोटल चार्ज -6Q। तो क्या बन गया -6Q। जैसे अलजेब्रा में हम ऐड करते हैं, अगर मान लीजिए चार्ज आपके पास इसी बॉडी के ऊपर जो है +Q 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 -Q 3 यहाँ पे पॉजिटिव आ गए, 3 नेगेटिव आ गए, तो सारे का सारा चार्ज जो है टोटल रिजल्टेंट = 0, क्योंकि 3 के 3 खत्म हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे अलजेब्रा में हम ऐड करते हैं वैसे ये चार्ज एडिटिव इन नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन, जो चार्ज है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होता है। ठीक है, और जो चार्ज है दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। द सेकंड इज क्वांटाइजेशन और डिस्क्रीट नेचर, और डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन और डिस्क्रीट नेचर। क्वांटाइजेशन क्या होता है, जो टोटल चार्ज है किसी भी सरफेस के ऊपर दैट इज इक्वल टू ±NE। ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वेयर इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको जो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। सिमिलर चार्ज इज ऑन 1 प्रोटॉन। ठीक है, 1 प्रोटॉन के ऊपर क्या आ गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ए नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, चार्ज दोनों सेम होंगे। और किसी भी एटम में, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल एटम, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, E इज इक्वल टू P, तभी जो है एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर हो गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज जो है क्वांटाइज मीन द फॉर्म ऑफ पैकेट। क्वांटा होता है पैकेट, जैसे एनवेल्प होता है, लिफाफा होता है, उसमें एनर्जी पैकेट है, तो एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स Q इज इक्वल टू ±NE वेयर N इज इक्वल टू 0 1 2 3 मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल
इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं होता, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दैट इज ए 1/3 ई नहीं होगा, 2/3 ई नहीं होगा, ठीक है, एंड सो ऑन, नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन बट एज ए होल नंबर, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर। क्लियर हो गया। नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता, कभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 1/2 ई, ठीक है, 1/2 हाफ ई नहीं होगा, यहाँ पे 1/3 ई नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा, फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज जो है हमेशा ही 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है, एन की वैल्यू जो लिखी है। तो इस चीज़ को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। फर्स्ट आ गया एडिटिव नेचर, सेकेंड इज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, एंड द थर्ड वन इज conservation of charge. Conservation of the charge in an isolated system. Charge neither be created nor be destroyed, ठीक है, इसको ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है आइसोलेटेड सिस्टम में। तो नेट चार्ज दैट इज कंजर्व मीन्स implies that net charge is conserved. Suppose in any decay, कोई डिके प्रोसेस है, अभी आगे पढ़ेंगे आप रेडियोएक्टिविटी में, कोई डिके प्रोसेस में जैसे बीटा डिके हो जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन हो जाती है। पेयर प्रोडक्शन क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर, ई माइनस ई प्लस, ठीक है, बीटा जो है उससे ई माइनस एंड ई प्लस जो है दैट इज इन बीटा में नहीं, गामा डिके में होगा, सॉरी यहाँ पे गामा डिके में होती है पेयर प्रोडक्शन, अल्फा बीटा एंड गामा। रेडियो एक्टिविटी में 3 डिके हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा इज पॉजिटिव, बीटा इज नेगेटिव एंड गामा इज न्यूट्रल, ठीक है, एनर्जी है। तो जब ये गामा रेडिएशन डिके होता है तो आपके पास 2 प्रकार की पेयर प्रोडक्शन हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है ई नेगेटिव, और एक ई प्लस होता है जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो ई माइनस और ई प्लस जो है दोनों प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन भी कहते हैं। अभी आगे का बात है, इसको आगे डिस्कस करेंगे पेयर प्रोडक्शन। और यही दोनों पार्टिकल जो है, दोनों पार्टिकल मिल करके ई माइनस प्लस ई इनहिलेशन प्रोसेस दे प्रोड्यूस the inhalation process, they produce the gamma rays। गामा क्या है? एनर्जी पार्टिकल है, एनर्जी पार्टिकल जो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज रिमेन दी कंजर्व्ड। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आते हैं थोड़ा सा हम कि फ्रिक्शन की तरफ को, कि प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक चार्जेस जो है वो फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जो है थोड़ा सा हम चल पड़ते हैं, और फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं उनको यहाँ पे एक हम
लिस्ट बना देंगे। अच्छा ठीक है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, चलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शनल, ठीक है। इसके में पहले एग्जांपल लेते हैं जो कॉमन हैं, जिन्हें आप कॉमन देखते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कई बार देखिए जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है वो क्या है, सर्दियों में जब हम वूलन क्लॉथ को बाहर निकालते हैं इन द डार्क, जैसे मान लीजिए अंधेरा है और वूलन क्लॉथ को हम निकालते हैं तो क्या होता है, उसमें से स्पार्क जैसी प्रोड्यूस होती है। यू मस्ट ऑब्जर्व इट, अगर पहले नहीं कहीं ऑब्जर्व किया है तो आप ऑब्जर्व जरूर करिए। दूसरा है कि प्योर वूल है, ब्लैंकेट है प्योर वूल का, उसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, बार बार स्ट्रेच करिए, यू फील दैट देयर इज सम अट्रैक्शन बिटवीन दी लेयर ऑफ द ब्लैंकेट, ठीक है। तो वो क्यों होती है। तीसरा जो है आपको एग्जांपल देते हैं कि ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर है, कॉम्ब को करिए 2-3 बार वन साइड को कॉम्ब करते रहिए और नीचे स्ट्रा जो पड़ा है या डस्ट पड़ी है वहाँ ले जाइए उसको। बट हैपन्स द स्ट्रा एंड डस्ट दैट इज अट्रैक्टेड बाय द कॉम्ब, जो कॉम्ब है उसे अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। जो व्हीकल होते हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल ले जाते हैं, ठीक है, जैसे एलपीजी है या फिर पेट्रोलियम है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहाँ पे ले जाते हैं जो इनफ्लेमेबल है, तो क्या कर देते हैं कि उसके साथ जो व्हीकल है उसके साथ एक चेन लगा देते हैं जो सड़क के ऊपर जो है अर्थ को टच करती चली जाती है। ये क्यों लगाते हैं हम, क्या होता है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से। तो सबसे पहले जो फाइंड किया था कि अंबर को रब किया था और अंबर को रब करने से पहला कि अंबर जो क्या है, अंबर एक ऐसी मटेरियल है जो यहाँ तो नहीं बाहर पाई जाती थी और उसे जो है बोलन के ऊपर रब किया गया, तो देखा गया कि बोलन के पास जब अंबर को लाते थे तो उसमें अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती थी। इसका मतलब है कि पहले जब रब नहीं किया था तो कोई अट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन जैसे हम उसको रब करते हैं तो क्या हो जाती है, उसमें अट्रैक्शन कहाँ से आती है। तो क्या होता है, एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस के ऊपर रब करने से, फ्रिक्शन करने से चार्ज जो है वो सेटअप हो जाता है। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। तो जो लूजली पैक्ड है वो क्या होते हैं, रब करने से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ट्रांसफ़र होने से यहाँ डेफिशिएंसी हो जाती है, बिकॉज ये पूरे मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे ये आपके पास ए मटेरियल है, ठीक है, और इसको ये बी मटेरियल है, ये क्या है आपके पास, बी मटेरियल है। ए और बी को हम जो है रब करते हैं। ए बी क्या है, ए बी, इसमें भी सारी जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, पॉजिट्रॉन भी हैं, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस टाइप में भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, दोनों बराबर हैं। जैसे भी रब करते हैं तो क्या होता है कि एक मटेरियल से जो जिसमें ज़्यादा क्लाउड है या जैसे ईजिली लूज कर सकता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएगा, इधर को हो गया। और इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर एक्सेस हो गया तो क्या बन गई, एक प्लस इलेक्ट्रॉन बन गई, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन 1 शिफ्ट करने से क्या बन जाएगा, इसमें +1 इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस हो गया और इसमें डेफिशिएंसी बन गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया और इसमें सबट्रैक्ट हो गया। जब सबट्रैक्ट हो जाएगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, पूरी सब्सटेंस क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। तो जब इन दोनों को आपस में लाएंगे, नज़दीक लाएंगे, तो क्या बन जाएगा, इनमें अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक मैं लिस्ट दे देता हूँ, उस लिस्ट के अनुसार जो है
ये मटेरियल जो हो रब करेंगे तो पहली के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक लिस्ट जो है आपके मैं यहाँ पे सामने रख देता हूँ। तो पहला लेते हैं फर, दूसरी हम लिख लेते हैं इसमें दैट इज फेनेरल। The third material that is glass, mica, wool, silk, wood। इस टाइप में लाइन जो है लिखता जा रहा हूँ मैं। अंबर, रेजिन, रेजिन के बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट है मेटल, वो मेटल है रेजिन के बाद मेटल्स, सल्फर। एक लिस्ट बना रहे, एक लाइन लगाते चले जाते हैं। और एबोनाइट, और एबोनाइट के बाद एक आधी मटेरियल और ले लेते हैं दैट इज रबड़। आ गया नहीं, रबड़ ले लेते हैं। तो रबड़ जो है एबोनाइट से पहले आएगा। ठीक है, रबड़ जो है दैट इज रबड़ और एबोनाइट। एक मेथड है जिसे हम इसे याद कर लेंगे कि कौन कौन सी मटेरियल है, और एक लाइन में लिख देते हैं फर, फ्लैनल, ग्लास, माइका, वूल, सिल्क। कॉटन भी कर लेते हैं यहाँ पे, वूल के साथ यहाँ पे एक और कर लेते हैं ऐड, कॉटन। ठीक है, कॉटन, कॉटन के बाद सिल्क, वुड, अंबर, रेजिन, मेटल्स, सल्फर, रबड़, एबोनाइट। ठीक है, इस प्रकार की मैंने एक लिस्ट बना दी। अब इसमें जो पहली दूसरी के साथ रब करेंगे। ठीक है, कौन सी? जैसे मैंने फर ले ली और फ्लैनल ले ली। देखिए एग्जांपल सिंपल है, सारी ऐसे लिस्ट बना लेनी है। और लिस्ट बनाने के बाद जो है पहली के बाद दूसरी लेंगे, दोनों को रब करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बीच में और भी ऐड की जा सकती हैं, लेकिन मैंने 14 मटेरियल की लिस्ट यहाँ पे बना दी। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट विद सेकंड रब करेंगे। ठीक है, इसको रब करेंगे। जो पहली आ जाएगी ए पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव। अब आप इसमें से कुछ भी पूछ लीजिए मेरे से कि कौन कौन सी रगड़ करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने 11 और 13 को रब करना है, मेटल विद रबड़, मेटल्स विद रबड़। अब किस में कौन सा चार्ज आएगा? तो मेटल पहले आ गया और रबड़ जो है बाद में आ गया। तो जो पहले आएगा वो पॉजिटिव और बाद में आएगा वो नेगेटिव। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट के अनुसार इसके नंबरिंग कर लीजिए। और नंबरिंग करने के बाद जो है बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जो आपकी बुक में दिए हैं, उनको कंपेयर कर लीजिए कि क्या ठीक है कि कैसे है। ठीक है, जैसे ग्लास है और ग्लास को हम सिल्क के ऊपर रगड़ करते हैं, थर्ड इज विद सेवंथ ग्लास को, तो ग्लास कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और एक क्या बन जाता है? सिल्क जो है नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने अंबर को रब किया वूल के ऊपर, अंबर को वूल के ऊपर। तो अंबर को जब मैं रिवर्स चलूँगा तो वूल क्या है हमारे पास? वूल एक
पॉजिटिव बन जाएगा और अंबर क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे रिवर्स में चलना है, अगर आपने 1 2 सो ऑन चलना है स्ट्रेट लाइन में, तो पहली पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरा मटेरियल जो है नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप ये सारी फार्मूला एक ही रखेंगे और इस फार्मूले से आप रब करके बता सकते हैं कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज जो है आएगा। तो यहाँ पे एक MCQ टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है और साथ में कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे पूछ सकते हैं कि किस मेटल के ऊपर या किस मटेरियल के ऊपर कौन सा चार्ज सेटअप होगा। ये यहाँ से हम लिस्ट से जो है आपको कन्फर्म करके बता देते हैं कौन सा आता है। ठीक है, तो आपने सीधा ही इसको याद रखना, फर, फ्लैनल, ग्लास, माइका, वूल, कॉटन, सिल्क, वुड, अंबर, डिजाइन, रेजिन, मेटल, सल्फर, रबर, एबोनाइट। ठीक है, इस प्रकार के मटेरियल जो है, एक फार्मूला मैंने आपको दे दिया, इस फार्मूले से आप सारी कि कौन सी मटेरियल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, सिंपली डोंट क्रैम ओनली वन लाइन, इस लाइन को याद रखना है और उसके बाद जो है फार्मूला लगा देना है कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज सेटअप होगा। और MCQ टाइप क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी किसके साथ रब करें तो कौन सा चार्ज किसके ऊपर सेटअप होगा। ठीक है, तो ये आगे यहाँ पे एक यहाँ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आती है कि इनफ्लेमेबल मटेरियल जो व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन में, इनफ्लेमेबल व्हीकल्स, इनफ्लेमेबल व्हीकल्स क्या होते हैं, जिसमें पेट्रोल जाता है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, LPG है, एक्सप्लोजिव है। ठीक है, एक्सप्लोजिव मटेरियल है, तो वहाँ पे दे आर अटैच्ड विद मेटालिक रोप, टचिंग द ग्राउंड, टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करते हुए चले जाते हैं ताकि जो चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन सेटअप होता है टायर्स के ऊपर वो सारा ग्राउंड में चला जाए। टायर से जो टायर से फ्रिक्शन हो रही है चार्ज, वैसे टायर जो है रबर टायर वो स्लाइटली कंडक्टिंग भी बना देते हैं ताकि चार्ज जितना भी फ्रिक्शन से सेटअप होता है, एयर में जा रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं, फ्रिक्शन हो रही है तो वहाँ पे चार्ज जो सेटअप हो रहा है वो सारे का सारा मेटेलिक रूप से जो है कहाँ चला जाए, ग्राउंड में चला जाए। ठीक है, ग्राउंड में चला जाएगा तो कहीं भी स्पार्क नहीं होगी। अगर स्पार्क होगी, इनफ्लेमेबल मटेरियल है, थोड़ी भी स्पार्क जो है इट कैन डैमेज होल द व्हीकल, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड देयर इज ए लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो वहाँ पे करते हैं, तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज़ों का ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल है, जो व्हीकल में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं सर्दियों के दिनों में, देखना आप लोगों ने कि जैसे गाड़ी से उतरते हैं आप लोग और गाड़ी की बॉडी को टच करते हैं, ग्राउंड पर खड़े होते हैं, गाड़ी की बॉडी को टच करते हैं, देयर इज ए सडन शॉक, शॉक लगता है, झटका सा लगता है, करंट सा महसूस होता है। वो कहाँ से होता है, ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, जो बॉडी जो है रब हो रही है, जैसे मूव कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में जब आपने वूलन क्लोथ डाले हैं, वूलन क्लोथ क्या हो रहे हैं आपकी बॉडी के साथ और वो सीट के साथ जो है रब हो रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि चार्ज आपके बॉडी के ऊपर चार्ज सेटअप हो जाएगा। जैसे आप जो आपके व्हीकल की बॉडी है दैट इज़ न्यूट्रल, न्यूट्रल है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे आप वहाँ टच करेंगे तो आपका चार्ज जो है वहाँ फ्लो कर जाएगा, जिससे आपको थोड़ा सा झटका लगता है, थोड़ी सी करंट महसूस होता है और कई बार जो है स्टैटिक चार्जेस का झटका बहुत ज़्यादा भी लग जाता है, एक शॉक टाइप जो है। तो ये आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से ऑब्जर्व करते हैं। अब क्वेश्चन होते हैं कि क्या सिर्फ दो ही चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू? तो इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किए गए हैं कि क्या दो ही चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या किया, इस टाइप के पिथबॉल लिए 1 और ए सेकेंड, उनको जो है एयर टाइट चैम्बर में रख दिया, एयर टाइट चैम्बर में रख दिया जहाँ वैक्यूम है, और इनके ऊपर चार्ज गिवन चार्ज बाय सम
कंडक्टिंग, इसको चार्ज दे दिया गया, ये चार्ज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए सारा प्लस क्यू चार्ज है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या हो जाएगा इनमें, ये रिपेल होना शुरू हो जाएंगे, जो एक्चुअली पोजीशन है उससे रिपेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि चार्जेस जो है दोनों प्लस दिए हैं, अगर दोनों माइनस दे देते हैं तो ये दोनों फिर जो है रिपेल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक को प्लस कर देते हैं और एक को माइनस रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो इनकी सिचुएशन जो है वो पोजीशन जो है चेंज टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ वो पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर ये दो ही चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे तीसरा चार्ज जो है कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। इससे ऑब्जर्व यही होता है कि सिर्फ ये दो ही चार्ज यहाँ हैं और उनमें सिमिलर चार्जेस में जो है वो रिपल्सन है और अपोजिट चार्जेस में क्या है, दैट इज अट्रैक्शन। तो ये पार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो ब्रीफ में मैंने आपको समझा दिया कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या है और हम लोग जो है कैसे इसको जो है प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिन्हें आप घर बैठे देख सकते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में। और अब उसके बाद चलते हैं हम कि व्हाट आर दी कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? एक कंसेप्ट आएगा पॉइंट चार्ज, बीच में पॉइंट चार्ज, जब हम आगे आर्टिकल करेंगे तो यहाँ पॉइंट चार्ज के बारे में बता देता हूँ। पॉइंट चार्ज क्या है, मान लीजिए आप A से B तक जा रहे हैं और ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। क्या है, A पॉइंट से आप B पॉइंट तक जा रहे हैं और ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है। आपने A पॉइंट से जाना है C पॉइंट तक और A है 1 मीटर, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर है। अगर आप A से B तक पहुंच जाते हैं तो B बोलता है कि आपने 10 किलोमीटर रास्ता तय कर लिया है। लेकिन अगर A से C तरफ जाता है तो B क्या बोलता है कि अभी आप अपनी जगह पे खड़े हैं, जबकि ये 1 मीटर मूव कर गया है। लेकिन B क्या बोलता है कि आप अपनी ही पोजीशन पे खड़े हैं। इसका मतलब है कि जो B की नज़रों में जो A है वो एक स्थान पे है, ठीक है, एट सेम प्लेस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो B ऑब्जर्व कर रहा है वो बोल रहा है कि A अपने जगह से नहीं मूव किया, इसलिए हम ऐसे पॉइंट डिस्टेंस मान लेते हैं। पॉइंट डिस्टेंस, एक पॉइंट है वहीं पे वहीं खड़ा है, ये मूव नहीं किया, जबकि इसने क्या किया, 1 मीटर मूव कर लिया। 1 मीटर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 10 किलोमीटर। 1 मीटर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 10 किलोमीटर। तो इसे बोलते हैं हम पॉइंट डिस्टेंस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो क्या बोलेंगे, पॉइंट तो बिल्कुल छोटा पॉइंट है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली अगर हम ये देखें तो बहुत बड़ा है, और अगर माइक्रोस्कोपिकली हमने ऑब्जर्व करना तो पॉइंट और भी छोटा है। तो जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं विद द लार्ज बॉडी, तो दैट मिनिमम जो मिनिमम पॉइंट है, जो मिनिमम बॉडी जो है उसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं या पॉइंट मान लेते हैं। ये आपको आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए। तो पॉइंट चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज ऐसा है कि एक चार्ज है जो बॉडी के ऊपर है, बॉडी के ऊपर मान लीजिए कि 1000 चार्ज है, तो 1000 चार्ज है तो एक चार्ज उसको पॉइंट चार्ज कह देते हैं एज कंपेयर टू 1000। कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ इसने इलेक्ट्रोस्टेट में भी दिया है और मैग्नेटोस्टेट में, तो इलेक्ट्रोस्टेट यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट लिखने से हमारा इलेक्ट्रोस्टेट वाले पार्ट में आ जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द
two charges, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the distance of square of distance to the square of distance between the charges। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पे लिख दिया, कमेंट टू मेमोरी, ये आपने याद करना पड़ेगा। ये लॉ है, इस लॉ को जो है ये याद करना पड़ेगा। और समझा मैं देता हूँ कैसे है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दो वर्ड लिखे हैं मैंने। यहाँ पे हम जब अट्रैक्शन है तो अनलाइक कर लेते हैं। अट्रैक्शन में ATTARACTION, अट्रैक्शन में क्या आ जाता है, अनलाइक, और रिपल्सन में लाइक। अनलाइक क्या हो गया, -q + q, और -q और +q + q। ठीक है, ऐसे चार्जेस जो है। ठीक है, अट्रैक्शन तब होगी जब अनलाइक होंगे और रिपल्सन तब होगी जब दोनों लाइक चार्जेस होंगे। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि दो चार्जेस हम वैक्यूम में लेते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, दैट इज परमिटिविटी। तो यहाँ पे हम इसको सीधा टू चार्जेस, लेट Q1 and Q2 are two charges separated by a distance r in vacuum। जरूर लिखना है, in vacuum। इन वैक्यूम जो है दो चार्ज Q1 एंड Q2। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव, लेकिन मैं कॉमन ले लिए। ठीक है, तो फोर्स दोनों के बीच में कैसे एग्जिस्ट करें, एज पर लॉ द फोर्स ए मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ कॉमन लिख दिया मैंने, नेचर ऑफ चार्जेस के अनुसार अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव हो जाएगी, दैट इज Q1 Q2 एंड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, एज पर द लॉ। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, F = प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 r² and F = K is the constant of proportionality, Q1 Q2 r²। ठीक है, where K = 1/4 pi epsilon naught, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ से k की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू दिस वन, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, ठीक है। वैल्यू ऑफ परमिटिविटी जो है, इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8 इंटू 85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब इसके यूनिट लिखने हैं, कैसे लिखने हैं कि इसको रिवर्स करके आ जाएगी वैल्यू इसकी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, Q1 Q2 इधर चलेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लिखने के लिए, यूनिट लिखने के लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ K इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F R स्क्वायर Q1 Q2, ठीक है। तो यूनिट यहाँ से बन जाएंगे इसके, Q1 Q2 कूलम स्क्वायर, नीचे F आ गया, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन इनवर्स, दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। C स्क्वायर n-1 m-2, ठीक है। ये यहाँ से मैंने बना लिए, क्योंकि Q1 Q2 जो है C कॉलम न्यूटन ऊपर चला जाएगा -1, R स्क्वायर इज इक्वल टू m⁻⁻2, एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। इसको सिंपली याद रख लेना है आपने कि 9 इंटू 10⁻⁹। अब यूनिट यहाँ से निकाल देंगे, K है, K इसके बराबर है F R स्क्वायर, F मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ K यहाँ लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ K एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है, ठीक है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आ जाता है, K क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और K को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम कैसे निकालनी है, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, यूनिट याद रखना है, इस यूनिट को भी याद रखना है। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, इस फार्मूले को यहाँ छूट रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे लेट Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है, एंड सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 कूलम, and force F is equal to 1 Newton. Therefore 1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 1 coulomb into 1 coulomb
अपॉन 1 मीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, यहाँ पे जो है 1 कूलम, इसको निकालिए यहाँ पे, N इज इक्वल टू, या फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ कूलम वेन, फोर्स न्यूटन नॉट कूलम, न्यूटन, वेन चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट इन दी वैक्यूम। यहाँ से डेफिनेशन बन गई। द चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम। ठीक है, ये चार्ज जो है Q इक्वल टू 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, कितनी फोर्स प्रोड्यूस करेगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इन दी वैक्यूम। तो इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं, द चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम। डेफिनेशन आती है, कई बार पूछी ली जाती है कि व्हाट इज 1 कूलम। तो चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम the charge is said to be 1 coulomb if and only if the similar charge when placed 1 meter apart in vacuum produce a force of 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, कितनी फोर्स प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ, यहाँ पे ए फोर्स ऑफ लिखना चाहिए, प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो उस चार्ज को हम बोलेंगे 1 कूलम। तो 1 कूलम तक जो है हमारा ये फर्स्ट जो है लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त कर देता हूँ, और उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो जल्दी हम स्टार्ट कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।